हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दोस्तों एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो थंबनेल से आप लोगों को क्लियर समझ आ रहा होगा कि हम जो है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और आप लोगों से बीएसआई एकेडमी का यहाँ पर एक प्रॉमिस है कि जब तक आपका यहाँ पर यूजीसी नेट 2026 का पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम रेगुलर बेस पे इस क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस सीरीज जो है वो रेगुलर आप लोगों के लिए चलाते रहेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन हम रोज सॉल्व करते हैं। साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को रोज बताता हूं कि इन 10 से 15 क्वेश्चन में कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन फैक्ट्स में एक क्वेश्चन से लगभग आपके 5-5 6-6 फैक्ट्स भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यहां पर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है या फिर राजस्थान लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। ये सभी लोग जितने भी दोस्तों यहाँ पर सेट हो गया चाहे यूजीसी नेट हो गया, जो लोग भी आप यहाँ पर लाइब्रेरियन के अंदर अपना करियर बनाने का देख रहे हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। ये सीरीज ऐसी है, आपको इस सीरीज से सबसे पहले दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं, चाहे वो नेट कैसे पूछता है, सेट कैसे पूछता है, कितने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे होते हैं, ये सारे आपके इसी वीडियो से दोस्तों कवर होते चलेंगे। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, द फर्स्ट यूएस पेशेंट फॉर एन एक्टिव आरएफआईडी टैक्स विथ रीराइटेबल मेमोरी वॉज अवॉर्डेड टू। पुनः लिखने योग्य मेमोरी वाले सक्रिय आरएफआईडी टैग के लिए पहला अमेरिकी पेटेंट यहां पर किसे प्रदान किया गया था? बताओ इसका आंसर दो। द फर्स्ट यूएस पेशेंट फॉर एन एक्टिव आरएफआईडी टैग विथ रीराइटेबल मेमोरी वॉज अवॉर्डेड टू। पुनः लिखने योग्य मेमोरी वाले सक्रिय आरएफआईडी टैग के लिए पहला जो अमेरिकी पेटेंट है वो किसे प्रदान किया गया था? सबसे पहले दोस्तों यहां पर बताओ, द फर्स्ट यूएस पेशेंट के लिए एक्चुअल में आरएफआईडी होता क्या है? आरएफआईडी टैग आखिरकार होता क्या है? सबसे पहले आप लोग ये इस चीज का मुझे आंसर दोगे कि आरएफआईडी होता क्या है। दोस्तों आरएफआईडी की अगर फुल फॉर्म है तो उसकी फुल फॉर्म है यहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन दोस्तों यहां पर आरएफआईडी की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है आरएफआईडी की फुल फॉर्म? तो दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है आरएफआईडी की फुल फॉर्म होती है। और जो आरएफआईडी है दोस्तों यह एक प्रकार की ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है। यह एक प्रकार की ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है जो कि यहां पर रेडियो वेव्स का यूज करके, रेडियो तरंग का इस्तेमाल करके जो भी इंफॉर्मेशन है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, करेक्ट, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका यहां पर प्रयोग किया जाता है। इसका दोस्तों सबसे पहले प्रयोग की अगर हम बात करें तो 23 जनवरी, इसका सबसे पहला जो प्रयोग है वो 23 जनवरी 1973 में मारियो कार्डोलो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मारियो कार्डोले के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने एक एक्टिव आरएफआईडी में रीराइटेबल मेमोरी का रीराइटेबल मेमोरी का आविष्कार या फिर इन्वेंशन किया था। क्लियर? और इसको स्कैन यहां पर किया जाता है बारकोड की तरह।
इसको स्कैन यहां पर किया जाता है बारकोड की तरह, बारकोड की तरह इसको यहां पर स्कैन किया जाता है। और ये जो आरएफआईडी चिप जो होती है, आरएफआईडी जो चिप होती है दोस्तों, ये 2000 बाइट के, 2000 बाइट के या फिर 2000 बाइट तक, 2000 बाइट तक के डेटा को स्टोर करने का काम करती है। क्लियर? तो आरएफआईडी क्या आप लोगों को बहुत समझ आ गया होगा। ये टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट को या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के तहत एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें रेडियो वेव्स का यूज करके उस इंफॉर्मेशन को रीड करना, उसको स्टोर करना, इसका यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, सबसे पहला यहां पर जो भी लाइब्रेरी बुक्स हैं उनकी ट्रैकिंग करना, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहां पर टोल कलेक्शन, ठीक है। तीसरा यहां पर स्मार्ट कार्ड, और चौथा यहां पर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों इसमें देखी जाती हैं। अब आरएफआईडी दोस्तों हमेशा दो प्रकार की होती है। आरएफआईडी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है दोस्तों पैसिव आरएफआईडी, एक आपको देखने को मिलेगी दोस्तों पैसिव आरएफआईडी, ठीक है। इसमें कभी भी बैटरी का यूज नहीं किया जाता है। पैसिव आरएफआईडी में कभी भी बैटरी का यूज नहीं किया जाता है। यह रीडर से पावर लेती है, यह हमेशा रीडर से पावर लेने का काम करती है। क्लियर? दूसरा है दोस्तों एक्टिव आरएफआईडी। एक्टिव आरएफआईडी में देखने को मिलता है यहां पर इंटरनल बैटरी होती है, और दूसरा दोस्तों इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक आप सिग्नल भेज सकते हो। इसमें हमेशा जो आप सिग्नल भेजते हो वो हमेशा याद रखना वो लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल भेज सकते हो। तो आपको यह देखने को मिलता है, ठीक है। अब पहला एक्टिव आरएफआईडी किसने बनाया था? तो यहां पर बता दिया मारिया कार्डोलो ने बनाया था। कब बनाया था यह भी आपको बता दिया। क्लियर? तो यहां तक आपके एक क्वेश्चन से कम 10 से 12 फैक्ट कंप्लीट हो गए। अब आपको इसमें पैसिव आरएफआईडी समझ आ गया कि इसमें बैटरी यूज होती है। एक्टिव आरएफआईडी में, सॉरी पैसिव आरएफआईडी में बैटरी यूज नहीं होती है, ठीक है। रीडर से पावर लेता है, ये चीज फैक्ट, दूसरा फैक्ट अपन ने पढ़ा था यहां पर। एक्टिव आरएफआईडी में इंटरनल बैटरी होती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए यूज की जाती है। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसमें हम फैक्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं। आरएफआईडी की फुल फॉर्म क्या है, इसका सबसे पहले यूज कब किया गया था, कैसे ये काम कर रही है, एग्जाम्पल अगर लाइब्रेरी के अंदर ये काम कर रही है तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों होता क्या है कि ये सारे फैक्चुअल्स आपको कहीं ना कहीं बहुत, एक क्वेश्चन आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तक हेल्पफुल बनाता है। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड द वेरिफिकेशन फेज इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन विच टू कार्डिनल पॉइंट्स। वैज्ञानिक पद्धति के सर्पिल के संदर्भ में सत्यापन चरण किन दो दिशाओं के बीच दर्शाया जाता है? बताओ, ठीक है। बताओ यहां पर स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड में जो वेरिफिकेशन फेज होता है वो किन दो कार्डिनल पॉइंट्स के तहत, वो किन टू कार्डिनल पॉइंट्स के तहत दर्शाया जाता है? आंसर दो सभी लोग, कमेंट करके सभी आंसर बताओ। तभी यहां पर जब तक आप लोग अटेम्प्ट करने का ट्राई नहीं करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती तो होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा, ठीक है। जो एसआर रंगनाथन थे दोस्तों, जिन्हें हम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया भी कहा जाता था, उन्होंने यहां पर पहलू विश्लेषण या फिर वेरिफिकेशन फेज या फिर क्लासिफिकेशन मेथड के बीच में उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में इसे मान्यता प्रदान की थी। रंगनाथन ने कहा था चाहे वो नॉलेज हो चाहे वो आपका माइंड हो, जैसे आपका ज्ञान होता है या बुद्धि जो होते हैं, वो दो अलग अलग तरीकों को यहां पर मान्यता देते हैं। अब वो क्या क्या मान्यता देते हैं, यानी कि एक देता है यहां पर इंद्रिय डेटा को और एक देता है दोस्तों यहां पर बौद्धिक संचालन को,
ठीक है, इसके बाद के आधार पर ही जो ज्ञान मीमांसा जो होती है, जो तर्कवाद होता है, जो साइंटिफिकल अप्रोच होता है, वो इसी के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा टफ हो गया, आसान शब्दों में समझाओ। तो आसान शब्दों में दोस्तों जो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड स्पाइरल में ना हमेशा कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। अब वो कार्डिनल पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। वो कार्डिनल पॉइंट्स क्या करते हैं, वो जितना भी आपका वेरिफिकेशन फेज जो होता है, उन कार्डिनल पॉइंट्स के बीच में जो वेरिफिकेशन फेज जो होता है, उस वेरिफिकेशन फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कार्डिनल पॉइंट्स का यूज किया जाता है। उसमें सबसे पहले जो यूज होता है दोस्तों, वो होता है यहां पर एक्सीडेंट का यूज। दूसरा दोस्तों वो यूज होता है, वो जेनिथ का यूज किया जाता है। तीसरा यहां पर होता है जो यूज दोस्तों, वो डेक्सीडेंट का यूज किया जाता है। और चौथा दोस्तों यहां पर यूज होता है, वो NADI नादिर का यूज किया जाता है। और जो वेरिफिकेशन फेज होता है, जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड के बीच में जो वेरिफिकेशन फेज होता है, उसका यूज हमेशा डेक्सीडेंट और नादिर के बीच में किया जाता है। अब डेक्सीडेंट का तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसको हिंदी में हम अवरोही कहते हैं, और इसका तात्पर्य होता है दोस्तों हमेशा डाउनवर्ड्स जाना। इसका तात्पर्य होता है डाउनवर्ड्स जाना, या फिर ऐसे समझ लो नीचे उतरना। डाउनवर्ड्स जाना या फिर नीचे उतरना, इसका समझ लो। NADI नादिर का दोस्तों जो पॉइंट होता है, वो होता है सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों किस चीज को शो करता है, तो ये दोनों दोस्तों यहां पर वेरिफिकेशन, जो आप लोगों का वेरिफिकेशन फेज होता है ना, ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें यहां पर वेरिफिकेशन फेज के बीच में जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, वेरिफिकेशन फेज के बीच में जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, उन कार्डिनल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन कार्डिनल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? आई थिंक यहां तक कोई भी डाउट किसी को नहीं होगा। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सरल है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच पे क्वेश्चन है। क्लियर? समझते हैं। मान लो एक रिसर्चर है, आ रिसर्चर एक्स पब्लिश्ड 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्लियर? अब अरेंज द मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द descending order of their citations. The sequence of the citations appears as 21, 15, 13, 3, 2. What will be the H index of the researcher? सबसे पहले तो आपको इसको फाइंड करने के लिए H इंडेक्स का ज्ञान होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक शोधकर्ता है X, मान लो एक रिसर्चर है X, उस रिसर्चर ने यहां पर 5 पांडुलिपियां प्रकाशित करी। ठीक है, एक रिसर्चर है एक्स और उस रिसर्चर ने 5 पांडुलिपियां प्रकाशित की। अब उसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले 21, फिर 15 आ जाता है, फिर 13 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है। ये सारी की सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अब शोधकर्ता जो है, रिसर्चर जो है, जो यहां पर रिसर्चर है, रिसर्चर का एच सूचकांक, रिसर्चर का यहां पर एच सूचकांक क्या होगा ये बताओ। अब दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा, कोई भी रिसर्चर होता है, उसका एक इंडेक्स होता है जिसे हम एच इंडेक्स कहते हैं। कोई भी एक रिसर्चर होता है ना दोस्तों, तो उसका एक इंडेक्स होता है जिसे हम एच इंडेक्स कहते हैं। एच इंडेक्स में अपने को देखने को मिलता है जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा हुआ है, जो रिसर्चर ने सपोज करना आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स के भीतर, ठीक है, कितने पेपर्स हैं, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स के भीतर कितने पेपर्स हैं, उन पेपर्स को, जिनको
कम से कम साइटेशंस प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं यहां पर एच इंडेक्स। क्लियर? उसे क्या कहते हैं हम? एच इंडेक्स। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं फर्स्ट पेपर, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट साइटेशन। ठीक है, सेकंड है दोस्तों टू पेपर इज इक्वल टू टू साइटेशन। क्लियर? तीसरा है दोस्तों थ्री पेपर्स इज इक्वल टू थ्री साइटेशन। क्लियर? नेक्स्ट है दोस्तों फोर पेपर्स, फोर साइटेशंस। क्लियर? क्योंकि फोर्थ पेपर को दोस्तों यहां पर केवल तीन साइटेशंस मिले। फोर्थ पेपर को क्लियर तीन साइटेशंस मिले, 5 मैन्युस्क्रिप्ट की बात की जा रही है, तो एच इंडेक्स निकल के यहां पर इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 3। क्लियर? चलें और आगे, चलो और आगे चलते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, एक तरीके से और समझो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि एच इंडेक्स, अगर ट्रिक देखते हो तो एच इंडेक्स में वहां रुका जाता है, एच इंडेक्स में वहां रुका जाता है जहां पर पेपर नंबर आपका साइटेशन से बड़ा हो जाता है, जहां पर पेपर नंबर आपका साइटेशन से बड़ा हो जाता है, वहां पर आपको रुका जाता है, वहां पर आपको रुका जाता है। क्लियर? चलें आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अ पब्लिशर ऑफर्स फ्री एक्सेस टू आर्टिकल्स फॉर अ वीक और अ मंथ टाइम अंडर विच ओपन एक्सेस ओए लाइसेंस विल द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉल। एक प्रकाशक एक सप्ताह या एक माह के लिए लेखों तक निशुल्क पहुंच प्रदान करता है। यह पहुंच विकल्प किस ओपन एक्सेस लाइसेंस के अंतर्गत आएगा? बताओ, यहां पर किसकी बात की जा रही है? जो 1 वीक, ठीक है, 1 वीक और 1 मंथ फ्री एक्सेस की बात कर रहा है। ये ओपन एक्सेस लाइसेंस जो है वो किसके अंदर आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है यहां पर ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस। मैं रीजन बताऊंगा क्यों है ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस। ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस में क्या होता है दोस्तों? ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस में जब भी पब्लिशर, ध्यान देना, जब भी जो पब्लिशर होता है वो टेम्परली फ्री एक्सेस देता है, टेम्परली फ्री एक्सेस देता है। सेकंड दोस्तों, लेकिन परमानेंट ओपन लाइसेंस नहीं देता। लेकिन कभी भी परमानेंट ओपन एक्सेस लाइसेंस उसके अंदर आपको नहीं मिलता। परमानेंट ओपन एक्सेस लाइसेंस आपको उसके अंदर नहीं मिलता, तो उसे हम हमेशा कहते हैं ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस। ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस, यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक प्रकाशक एक सप्ताह या एक माह के लिए, एक कोई पब्लिशर है वो केवल 1 वीक के लिए, 1 वीक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए, जैसे स्टार्टिंग में जियो ने करा था, जियो हॉटस्टार के लिए 1 मंथ के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। क्या दे रहा है उस टाइम के लिए? फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रदान कर रहा है। सपोज करना फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है। अब उस फ्री सब्सक्रिप्शन देते में, ठीक है, वो किस ओपन एक्सेस लाइसेंस के अंदर आता है? तो वो आता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस लाइसेंस के अंदर। ठीक है, अब और ओपन एक्सेस देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीन ओपन एक्सेस में आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिपोजिटरी के
अंदर जाने की आवश्यकता होती है रिपोजिटरी के अंदर। ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस आपने समझ लिया। गोल्ड ओपन एक्सेस हमेशा दोस्तों फुली ओपन जर्नल होता है, ये हमेशा फुली ओपन जर्नल होता है, ठीक है। प्लेटिनम में दोस्तों यहां पर नो एपीसी होती है, प्लस ये ओपन होता है, क्लियर। तो ये हमेशा होता है। तो टेम्परेरी फ्री एक्सेस को हम ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस के अंदर जानते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 5 पे। अप टू डेट, KLUWER क्या है बताओ। ये अप टू डेट है क्या? अ डिजिटल रिपोजिटरी फॉर हेल्थ साइंस रिसर्चर्स इन यूरोप, ठीक है। क्या ये यूरोप में स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान के लिए डिजिटल भंडार है? ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य विज्ञान में ओपन एक्सेस पत्रिकाओं की एक निर्देशिका है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों स्वास्थ्य विज्ञान पेशेवरों के लिए नैदानिक निर्णय सहायता का एक संसाधन है। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों एक जर्नल डेटाबेस में शामिल पत्रिकाओं से अलर्ट सेवा है। अप टू डेट क्लूवर जो है वो आखिर है क्या? दोस्तों अप टू डेट क्लूवर सबसे पहले याद रखना यह जाना जाता है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। इसका हमेशा यूज किया जाता है मेडिशन प्रोफेशनल्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। और इसका दूसरा हमेशा, और याद रखना मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यूज तो किया जा रहा है, लेकिन यह एक प्रकार का सपोर्ट टूल है। यह जो है ना, यह एक प्रकार का सपोर्ट टूल है। वो भी सपोर्ट टूल किस आधार पर? क्लिनिकल डिसीजन के आधार पर। क्लिनिकल डिसीजन के आधार पर यह एक प्रकार का, क्लिनिकल डिसीजन के आधार पर यह एक प्रकार का सपोर्ट टूल माना जाता है। क्या माना जाता है? सपोर्ट टूल माना जाता है, ध्यान रखना। अब इसका यूज कौन करते हैं? तो डेफिनेटली इसका यूज डॉक्टर्स करेंगे, इसका यूज डॉक्टर्स ही करेंगे। अब डॉक्टर्स इसका यूज किस किस चीज के लिए करते हैं? सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर्स इसका यूज डायग्नोसिस के लिए करते हैं, क्लियर। दूसरा दोस्तों डॉक्टर्स इसका यूज जो है वो ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तीसरे जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसका यूज दोस्तों पेशेंट केयर के लिए करते हैं, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट केयर के लिए, तीनों चीजों के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार का रिसोर्स फॉर क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट फॉर हेल्थ साइंस प्रोफेशनल, ध्यान देना ये मेडिकल प्रोफेशनल के लिए सपोर्ट टूल है जो क्लिनिकल डिसीजन के आधार पर यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहां पर 5th का सी, ठीक है। स्वास्थ्य विज्ञान पेशेवरों के लिए नैदानिक निर्णय सहायता का एक संसाधन माना जाता है। चलें और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स वाज फाउंडेड इन द ईयर। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स है वो किस ईयर में इसकी फाउंडेशन किया गया था? दोस्तों इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स का जो फाउंडेशन है यहां पर 1948 में किया गया था, 1948 में किया गया था। यह जो है यह आर्काइव्स मैनेजमेंट के लिए और इसके साथ साथ दोस्तों प्रिजर्वेशन के लिए, आर्काइव्स मैनेजमेंट के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, ठीक है। 1948 में, कब? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एक और हिंदी में देख लो। अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? ठीक है, आईओटी जिसे हम कहते हैं, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों ये भी बनती है इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, या फिर इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस नेटवर्क। इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस नेटवर्क की भी इसकी फुल फॉर्म बनती है। ठीक है, और इसका यूज सबसे पहले जो किया था वो किया था यहां पर केल्विन एस्टॉन के द्वारा। केल्विन एस्टॉन के द्वारा इसका यूज किया गया था। क्लियर, किसके द्वारा? केल्विन एस्टॉन के द्वारा इसका यूज किया गया था। इसका यूज किस किस में किया जाता है? सपोज करो स्मार्ट टीवी में, ठीक है, स्मार्ट वॉच हो गया, नेक्स्ट हो गया स्मार्ट होम, इन चीजों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म, 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म यानी कि आईओटी का यूज यहां पर 1999 में किया गया था। क्लियर, किसने किया गया था? केल्विन एस्टॉन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें नहीं ठीक है, वो सही है, मुझे लगा एक और ऑप्शन में कई बार कंफ्यूज जाते हैं, वो भी आपको मैंने दिया हुआ है क्या। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों यहां पर, नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन लिटरेचर एनसीसीएल इज रिलेटेड टू। ठीक है, नेशनल सेंटर चिल्ड्रन लिटरेचर जो है वो किससे रिलेटेड माना जाता है? डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेशनल बुक ट्रस्ट, ये जो है नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन लिटरेचर, नेशनल बुक ट्रस्ट से रिलेटेड माना जाता है। किससे रिलेटेड? नेशनल बुक ट्रस्ट से रिलेटेड माना जाता है। ये एनबीटी करता क्या क्या है? सबसे पहले ये बुक्स पब्लिश करने का काम करता है, ये बुक्स पब्लिश करता है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये जितना भी रीडिंग कल्चर है, जो भी आप लोगों का रीडिंग कल्चर है, उस रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने का काम करता है, रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चिल्ड्रन लिटरेचर सपोर्ट करता है। चिल्ड्रन लिटरेचर सपोर्ट करता है, तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट के ये सारे के सारे काम माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एनबीटी, राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र, एनसीसीएल किससे संबंधित है? क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। विच प्रिंसली स्टेट्स पास्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रायर टू इंडिपेंडेंस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में इंडिपेंडेंस से पहले जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो किस प्रिंसली स्टेट में लाया गया था? आपको पता है मैंने यूट्यूब पर पूरा हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पूरा पढ़ाया हुआ है, आप एक बार उसको देखना जरूर, इससे उससे डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप बता भी नहीं पाओगे। ठीक है, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट थी, कौन सी स्टेट थी? हैदराबाद प्रिंसली स्टेट, उसी ने यहां पर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को सबसे पहले पास किया था। याद रखना, भारत में इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि आजादी से पहले, पूछा जा सकता है फिर से, कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में आजादी से पहले हैदराबाद प्रिंसली स्टेट ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को सबसे पहले अपनाया था। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को सबसे पहले अपनाया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटर, इस पॉइंट को याद रखना। क्लियर, चले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, The special library must for intents make much more use of
What has come to be known as documentation then the general library started by whom? उदाहरण के लिए विशेष पुस्तकालय को सामान्य पुस्तकालय की तुलना में प्रलेखन के रूप में जानी जाने वाली सामग्री का कहीं अधिक उपयोग करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर है जो जॉन कॉटन, नहीं यहां पर जॉन कॉटन नहीं, यहां पर जो एक्सेल जेएस जोसेफसन है। कौन यहां पर? एक्सेल जेएस जोसेफसन। इन्होंने इसके बारे में बात की थी। इन्हें स्पेशल लाइब्रेरी मूवमेंट्स के लिए इन्हें पायनियर माना जाता था। ठीक है, और इन्होंने जितने भी दोस्तों यहां पर यूजर ओरिएंटेड लाइब्रेरी सर्विसेज थी उन्हें प्रमोट करने का काम किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर एक्सेल जीएस जोसेफसन। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को एक बार करवा चुका हूं, आप आंसर दोगे इसका। आइडेंटिफाई द रिकमेंडेशन मेड बाय नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 टू एंश्योर सस्टेन्ड अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। नेशनल नॉलेज जो रिकमेंडेशन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 पुस्तकालयों के विकास के लिए उसकी अनुशंसा यहां पर बतानी है। कौन कौन सी अनुशंसा आपको उसके द्वारा यहां पर देखने को मिलती है वो आपको बताना है। दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मैं बता चुका। नेशनल नॉलेज कमीशन ने दोस्तों सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स के बारे में बात की गई थी। दूसरा इन्होंने सेटअप ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी फंड के बारे में बात की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो डायरेक्ट निकल के आता है ए एंड सी। ठीक है, इनके जो और भी यहां पर जो रिकमेंडेशन थी वो थी सबसे पहले लाइब्रेरी को मोनेटाइजेशन करना, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको मोनेटाइजेशन करना। ठीक है, सेकंड था दोस्तों आईसीटी का इंप्लीमेंटेशन करना लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर आईसीटी का इंप्लीमेंटेशन करना। तीसरा था नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क बनाना। नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क बनाना। चौथा था दोस्तों यहां पर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बात करना। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बात करना। और पांचवा था दोस्तों यहां पर सेंट्रल लाइब्रेरी फंड के बारे में बात करना। सेंट्रल लाइब्रेरी फंड के बारे में बात करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी ओनली। क्लियर? तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं बाइंड अप करेंगे। मिलेंगे रेगुलर सीरीज में। उस सीरीज के बीच बीच दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ लंबी लंबी मैराथन क्लास भी यूट्यूब पर लेके आने वाला हूं जिसमें लंबे लंबे टॉपिक्स होंगे। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट लिया तो उसमें हमने फर्स्ट यूनिट का बहुत सारा कुछ रिवाइज कर लिया। ठीक है, जब लंबे लंबे टॉपिक्स आएंगे तो उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। हम एग्जाम में यहां पर अच्छा स्कोर यहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो तो आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।